हेलो एंड वेलकम टू वन न्यू सब्जेक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ इन इंजीनियरिंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 में पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के बारे में, पेटेंट्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड डिटेल्स, और लास्ट में कॉपीराइट्स एंड इट्स ओनरशिप और उसकी डिटेल्स। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? Intellectual property is an intangible creation of the human mind. Intangible का मतलब होता है कि जिसको छुआ ना जा सके। एक होती है tangible, यानी कि जो फिजिकली हम उसे छू सकते हैं या देख सकते हैं, और intangible है कि जिसे हम छू नहीं सकते। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि ह्यूमन माइंड यानी कि हमारे मानव के दिमाग द्वारा या उसकी क्रिएटिविटी से बनी हो, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसकी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सॉन्ग है या फिर म्यूजिक है, म्यूजिक का काम हुआ, तो वो क्या हुआ कि जिस सिंगर ने बनाया है, जिसकी बीट्स दिए हैं, जिसके लिरिक्स लिखे गए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, लिरिक्स होती हैं, बीट्स होती है, फिर उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक होती है, बहुत सारे, तो वो अलग अलग उसकी कॉपीराइट होती है। तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं उसने खुद बनाई है। ताकि ये इसलिए रखा जाता है ताकि उसका काम कोई दूसरा ना चुरा सके। ठीक है। अब जैसे अगर सिंगर में हम बात करें, हनी सिंह की, जो अभी लेटेस्ट अभी फिर से कमबैक अपना कर लिए हैं, तो उन लोग का जो म्यूजिक क्रिएटेड है, उन्होंने उनकी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगर वो इसकी इसके ऊपर अपना वो क्लेम नहीं करेंगे, अपनी म्यूजिक या अपनी चीजों पर क्लेम नहीं करेंगे, तो फिर कोई भी उनकी चीजें चुरा करके वो मार्केट में रिलीज कर सकता है। इसीलिए किसी भी इंसान की क्रिएटिविटी, उसकी सेल्फ क्रिएटिविटी को प्रिजर्व करने के लिए उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला जाता है। और उसके लिए अलग अलग आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपके अधिकार दिए जाते हैं उसको, कि उसका इस्तेमाल वही बंदा करेगा जिसने उसको बनाया है। ओके। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एन intangible क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, usually expressed or translated into a tangible form that is assigned certain rights of property. Examples of intangible property includes an author's copyright. किसी ने अगर किताब लिखी है, बुक लिखी है, तो आप लोग देखे होंगे पहले पन्ने पे लिखा रहता है कॉपीराइट इसका। तो यानी कि उस ऑथर का, उस राइटर का उस बुक पर कॉपीराइट है। अगर आप कोई भी चीज उसमें से लेते हैं तो वो आप पर क्लेम कर सकता है। जैसे सपोज कोई भी नई बुक लिखी जाती है, तो उसमें एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम 20% लैग हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा होगा तो आप यानी कि कॉपी पेस्ट वाला केस आ सकता है। ऑन अ बुक और आर्टिकल अ डिस्टिंक्टिव लोगो, किसी भी कंपनी का कोई लोगो है, अगर आप वो चूज कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो कंपनी आप पे क्लेम कर सकती है कि आपने उनका लोगो बिना परमिशन के कैसे यूज किया। डिजाइन रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ओके। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, can be defined as the rights given to people over the creation of their minds. वो हक जो लोगों को दिए जाते हैं, किसके लिए? उनके क्रिएटिविटी के लिए, दिमाग से क्रिएटिविटी। म्यूजिक अगर बनाई जा रही है तो वो सब उनके अंदर प्रोसेस है। म्यूजिक को हम लोग टच नहीं कर पा रहे हैं, बट वो म्यूजिक एक है जो हम सुनते हैं और हमें सूदिंग लगती है। नेक्स्ट, they usually give the creator an exclusive right over the use of his or her creation for a certain period of time. मतलब जो भी उस म्यूजिक, जिसने भी उसको कंपोज किया है, उसको उस चीज का एक्सक्लूसिव राइट, यानी कि उसको हक देता है कि वो ही यूज करेगा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए। एक वो निर्धारित हो जाए, जैसे हमारे पेटेंट्स में है मैक्सिमम अभी 20 years चल रहा है। अभी पढ़ेंगे आगे तो आइडिया लगेगा आपको। IP refers to the creation of the minds, inventions, literary and artistic works, symbols, names, images, designs used in commerce. मतलब आईपी कई सारी चीजों के लिए होता है, जो भी आपकी माइंड की क्रिएशंस है। कोई भी इनोवेशन किया, इन्वेंशन किया, आपने कुछ नया बनाया, लिटरेरी या फिर आर्टिस्टिक वर्क, कुछ आपने नया गीत लिखा, नया पोयम लिखा,
या कोई भी लिटरेचर आपने लिखा, कोई सिंबल दिया है, कोई नाम है, कोई इमेज है। अब जैसे सिंबल में हमारा जो रुपए का सिंबल है इस तरह से है, तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो रुपए का सिंबल है ये फिक्स है। अब ये कोई दूसरा देश इसी को नहीं यूज कर सकता है। ये हमारा एक तरह से एक कॉपीराइट है हमारे देश का। कॉपीराइट नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, बट ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसमें कहेंगे। अगर जो यूएस का डॉलर है तो ये साइन है, यूज करने को कर सकते हैं, ये साइन में डॉलर में ये आ जाएगा, लेकिन डॉलर का जो साइन है वो ये है, रुपये का जो साइन है वो यही रहेगा। हाउ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज कैटेगराइज्ड, कैटेगराइजेशन कैसे किया गया? सो आईपी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहला है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इट इंक्लूड्स इन्वेंशंस, दैट इज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ सोर्स। माफ कीजिएगा। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मतलब जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, कोई भी हमने नया आविष्कार किया, कोई ट्रेडमार्क है, कोई भी डिजाइन है, या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ सोर्स। जीआई क्या होता है? जीआई यानी कि देखिए, जी ज्योग्राफिक यानी कि आपकी लोकेशन स्पेसिफिक, और इंडिकेशन यहाँ जहाँ की उस जगह की स्पेशल कुछ स्पेसिफिक चीजें मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक कश्मीर में जाफरन होता है या केसर, तो उसको केसर, कश्मीरी केसर, वहां को उसको जीआई टैग मिला हुआ है क्योंकि वो वहीं पर पाया जाता है और वहां का वो अ, एक स्पेशलिटी है। तो यही है जियोग्राफिक इंडिकेशन ऑफ सोर्स। तो अब ये कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला हुआ है, तो ये भी तो एक उसकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? अभी बताया कि कोई भी लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क हो, जैसे कि नॉवेल, पोएम, प्लेज, फिल्म्स, म्यूजिकल वर्क्स, artistic works such as drawing, painting, photographs, sculptures, artistic designs, सॉरी आर्किटेक्चरल डिजाइन्स। तो ये जितनी भी चीजें होती है हमारे कॉपीराइट में आती है, बिकॉज दीज आर द क्रिएशन ऑफ आवर माइंड। व्हाट इज अ पेटेंट? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट बिहाइंड ग्रांटिंग पेटेंट। पेटेंट क्या होता है और क्यों हम पेटेंट प्रोवाइड करते हैं? पहला, a patent is granted as an exclusive right by the government to the true and first inventor or their assignee for a limited period of time in exchange for the public disclosure of an invention। पूरे डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के समझते हैं। पेटेंट इज ग्रांटेड एज एन एक्सक्लूसिव राइट बाय द गवर्नमेंट। ये समझ में आया कि सरकार द्वारा किसी भी एक पेटेंट, अगर पेटेंट मिल गया, सरकार द्वारा एक एक्सक्लूसिव राइट यानी कि अधिकार दिया जा रहा है सिर्फ उसी बंदे को। किसको? टू अ ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, जिसने सबसे पहले उस चीज को बनाया है, या फिर और देयर असाइनी यानी कि उस इन्वेंटर ने मान लीजिए किसी को असाइन कर दिया कि मेरे जगह पर इसको दो। तो बेसिकली जो उसको प्रथम निर्माता है उसको फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, एक तय निश्चित समय के लिए, इन एक्सचेंज फॉर द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एन इन्वेंशन। मान लीजिए किसी ने कोई आविष्कार किया, तो जिसने वो आविष्कार किया सरकार उसको इस बात का अधिकार देती है कि वो आप ही के नाम से रहेगा एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आपके अलावा कोई और उसको यूज नहीं कर पाएगा। अगर यूज करेगा तो वो आपकी परमिशन से होगा, बशर्ते कि आपने जो इन्वेंशन दिया है, एक बार अगर आपको पेटेंट मिल जाता है तो आप उसका पब्लिक डिस्क्लोजर करेंगे, जो कि वो लिखित में सारी चीजें दी जाती हैं। अ पेटेंटी enjoys exclusive right to prevent the third party from unauthorized act of using the patented product or process during the term of the patent। पेटेंटी का मतलब है जिसने पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, यानी जिसने आविष्कार किया है कुछ भी। एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट द थर्ड पार्टी यानी कि किसी कोई तीसरा व्यक्ति किसी भी एक अनऑथराइज्ड एक्ट, मतलब जिस चीज की उसको अथॉरिटी ना हो, उसको यूजिंग द पेटेंटेड प्रोडक्ट, उस चीज को यूज करने से बचाता है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पेटेंट। मतलब जितने टर्म तक वो पेटेंट था तब तक के लिए
उसको किसी थर्ड पार्टी को उस प्रोडक्ट को यूज करने से उसको प्रिवेंट करता है। सो बेसिकली पेटेंट एक गारंटी दे रहा है उस पेटेंटी को जिसने वो आविष्कार किया है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो इन्वेंशन है, वो आपके अलावा उस निश्चित समय तक में कोई और यूज नहीं करेगा। अगर करता है तो उसके लिए पेनल्टीज है। A patented invention becomes free for public use after the expiry of the term of the patent or when the patent ceases to have effect by non-payment of any renewal fee। एक बार वो टर्म खत्म हो जाता है, मान लीजिए जैसे 20 साल है, 20 साल के लिए किसी को पेटेंट ग्रांटेड है, अगर 20 साल का वो टर्म खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो कोई भी व्यक्ति उस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। तो ये एक निश्चित समय रखा गया है ताकि आप, क्योंकि 20 साल एक लंबा समय है, कोई भी इन्वेंशन उतना टाइम तक अगर सस्टेन कर रहा है तो उसके बाद ये जो हमारे इंडिया में है ये 20 साल है, उसके बाद आपका पेटेंट पब्लिक यूज के लिए फ्री हो जाता है। ऑब्जेक्ट बिहाइंड ग्रांटिंग पेटेंट, क्यों पेटेंट दिया जा रहा है? सो जाहिर सी बात है, पेटेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू इंडिविजुअल बाय ऑफरिंग देम रिकॉग्निशन फॉर देयर क्रिएटिविटी एंड मटेरियल रिवॉर्ड फॉर देयर मार्केटेबल इन्वेंशंस। पहली बात तो ये, जो लोग हैं, जो जिसने भी कुछ आविष्कार किया है, नया बनाया है, उसको एक लेवल ऑफ इन रिकॉग्निशन दे रहा है उनकी क्रिएटिविटी के लिए, और एक मटेरियल रिवॉर्ड दे रहा है। मटेरियल रिवॉर्ड मतलब एक ऐसे जिस जिसके भी नाम पर है वो पेटेंट लिखा जाएगा कि इनके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो वो एक रिवॉर्ड ही तो है। Second, these incentives encourage innovation that assures that the quality of the human life is continuously enhanced। नए नए आविष्कार होते रहेंगे तो हमारी जिंदगी और भी बेहतर होती रहेगी, इसके लिए इंकरेजमेंट भी देता है। Now, what are the salient features of Patents Amendment Act 2002? पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2002 की साइलेंट फीचर्स क्या क्या है? पहला है फर्दर कोडिफिकेशन ऑफ नॉट पेटेंटेबल इन्वेंशन। अब ये पहले पढ़ समझते हैं नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन क्या है। देखिए, एक तो होता है पेटेंटेबल, कि भाई हमने कोई आविष्कार किया और उसके लिए हम ये पेटेंट के लिए अप्लाई किया, मतलब अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन नॉन पेटेंटेबल मतलब कि ऐसी चीज है जिसके लिए हम पेटेंट के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो वो ऐसी हो सकती है कि जैसे कोई अगर किसी को हार्म कर रही हो, कोई हजार्डियस सब्सटेंस हो, कोई ऐसी चीज हो जिसके लिए जो सोसाइटी को एट लार्ज, भाई आविष्कार तो दो तरह से हो सकते हैं ना, इन्वेंशन तो कुछ भी हो सकता है, एक कंस्ट्रक्टिव भी होता है और डिस्ट्रक्टिव भी होता है। तो कंस्ट्रक्टिव चीजों के लिए तो पेटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो सोसाइटी को एज ए होल डिस्ट्रक्ट करेगी वो नॉन पेटेंटेबल है। तो वही है, कोडिफिकेशन का मतलब है कि और स्ट्रिक्ट करना, फर्दर स्ट्रिक्टनेस। ऐसा नहीं कि कोई डिस्ट्रक्टिव चीज आप ला रहे हैं और आप उसे आविष्कार का नाम दें और कोई नए तरह का बम बना दिए, आप कहें कि ये हमारा आविष्कार है, लेकिन बम तो अगर सही तरह से इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर वो तो उसका मिसयूज भी हो सकता है ना, दोनों चीजें हैं। तो उस तरह की और स्ट्रिक्ट लॉज होंगे फॉर नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन, यानी कि जो पब्लिक को हार्म कर सकते हैं। 20 years term for patent of our technology, okay। Provision for reversal of burden of proof in case of process patents। रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, उसके लिए पहले समझते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है कि मान लीजिए हमने किसी पेटेंट के लिए अप्लाई किया, तो अब हमको इस बात का प्रूफ देना है कि वो जो एप्लीकेशन है हमारा, वो हमारी इन्वेंशन है। वो हुआ बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब किस पे बर्डन आया, जिसने पेटेंट के लिए अप्लाई किया। अब यहाँ पर एक और वर्ड आया है रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब है यानी कि उल्टा। उल्टा क्यों हो जाएगा, यानी कि जिस जो पेटेंट प्रोवाइड कर रहा है उसको अब ये प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका जो ये पेटेंट है जिसके लिए अप्लाई किया है वो एक नया है। किस केस में? इन केस ऑफ प्रोसेस पेटेंट्स। प्रोसेस पेटेंट्स ये क्या होता है? अब जैसे पेटेंट्स होते हैं तो पेटेंट आपको हो सकता है किसी प्रोडक्ट के लिए दिया जा रहा हो या फिर किसी प्रोसेस के लिए दिया जा रहा हो। प्रोसेस में मतलब है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सिमिलर है, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन उस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं वो अलग अलग है। तो अलग अलग अगर रास्तों से अगर
3 रास्ते हैं पहुंचने के उस एक ही प्रोडक्ट पे, तो उन तीनों रास्तों को अलग अलग आपको पेटेंट मिल जाएगा। तो उसी को कहा जाता है प्रोसेस पेटेंट्स, कि हम पेटेंट किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? हम प्रोडक्ट को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम उसकी प्रोसेस को प्रोवाइड कर रहे हैं, कि वो पहले रास्ते से, दूसरे रास्ते से, या तीसरे रास्ते से। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसेस टू मीट पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स। अगेन, अगर कोई भी चीज हमारे पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है तो हमको कंपल्सरी लाइसेंसेस उसके लिए चाहिए होंगे। डिलीशन ऑफ प्रोविजन ऑफ लाइसेंस ऑफ राइट, मतलब ऐसा नहीं कि अधिकार का लाइसेंस दिया जाए, उसको डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ डिफर्ड एग्जामिनेशन, कि और भी तरह से डिफरेंट लेवल ऑफ डिफर्ड का मतलब होता है अलग अलग तरह से, तो डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए वो चीज लाया गया। मैंडेटरी एप्लीकेशन ऑफ applications after 18 months, okay. Provision for process patents for microorganisms. प्रोसेस पेटेंट मैंने अभी आपको बताया, इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एपेलेट बोर्ड, प्रोविजन फॉर पैरेलल इंपोर्ट्स, प्रोविजन फॉर प्रोविजन टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ओके, कि अगर कहीं पर कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा पेटेंट प्रोवाइड होता है। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग पेटेंट? पेटेंट ऑब्टेन करने की क्या प्रोसेस है? ये थोड़ा सेल्फ रीड है, सो क्विकली देखेंगे। पहले एप्लीकेशन चाहिए होता है। एप्लीकेशन, एवरी एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट शैल बी फॉर वन इन्वेंशन ओनली। मतलब कि आपके अगर मान लीजिए 3 इन्वेंशन है, तो उन तीनों के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करने होंगे। ये नहीं कि एक पेटेंट के लिए आपने तीनों के लिए अप्लाई कर दिया। इट शैल बी मेड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड filed in the patent office, where the application is made by virtue of assignment of right to apply, proof of such right shall be filled. कुछ खास नहीं, ये सारी बस चीजें दी हुई है कि किस तरह से आप पेटेंट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन shall state that the applicant is in possession of the invention, मतलब कि जो एप्लीकेशन आप दे रहे हैं उसमें ये बात लिखी हो कि जो भी पेटेंट है उसको, वो जो इन्वेंटर है उसी ने बनाया है, वही उसका ओनर है, और वही उसका फर्स्ट इन्वेंटर है, और यही वो चलेगा। शैल कंटेन अ डिक्लेरेशन दैट द एप्लीकेशन बिलीव्स द पर्सन हु नेम टू बी ट्रू एंड फर्स्ट ओनर। वो इस चीज का आपने एप्लीकेशन दिया, रिटर्न। हु कैन अप्लाई? द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन और हिज असाइनीज। असाइनीज मतलब उसने, किसी इन्वेंटर ने किसी को असाइन किया हो या नॉमिनी बनाया हो। नेक्स्ट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन, मतलब अगर किसी ने इन्वेंशन किया हो और उसकी डेथ हो गई हो, तो उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, जैसे सपोज कोई फादर है, मतलब किसी ने बनाया और उनकी डेथ हो गई, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गए? उनके चिल्ड्रन हो गए, सन या डॉटर जो भी, तो वो उसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं इमीडिएटली बिफोर इट्स डेथ, जो भी उन्होंने अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना के दिया। होम टू अप्लाई, 4 ऑफिसेस है, कहाँ पर? मुंबई, कैलकाटा, दिल्ली और चेन्नई में। तो जो भी आपका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन हो, आप वहां पर जाकर के पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जाकर के या फिर ऑनलाइन। द पेटेंट लॉ इन इंडिया अलाउज द एप्लीकेंट टू फाइल पेटेंट एप्लीकेशन इफ देयर हैव, अगर आपका कोई बिजनेस या फिर इंडिया में डोमिसाइल, मतलब इंडिया देश में, इस भारत देश में आपका घर है, तो आप वहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट बी इंडियन नेशनल, भारत का नागरिक हो, और अ नेशनल ऑफ अ कन्वेंशनल कंट्री, या फिर किसी कन्वेंशनल कंट्री का नागरिक। फॉरेन एप्लीकेंट्स हु डू नॉट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर पेटेंट एप्लीकेशन थ्रू एन इंडियन पेटेंट एजेंट, किसी एजेंट के थ्रू उनको अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट, प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है? fully describe the invention and the method by which it is to be carried out, okay. Then disclose the best method of performing the invention known to the applicant, जो भी बेस्ट मेथड है उस इन्वेंशन को बनाने के लिए वो उसको बताना है। देन एंड विद द क्लेम और क्लेम्स डिफाइनिंग द स्कोप
ऑफ द इन्वेंशन फॉर विच प्रोटेक्शन इज क्लेम। मतलब जो भी इन्वेंशन का उसका स्कोप है, उसके लिए किस लेवल का उसको प्रोटेक्शन चाहिए, वो चीज बताता है। पब्लिकेशन, अब कैसे पब्लिकेशन होगा, ये सारी चीजें कि क्या सीक्रेसी डायरेक्शन होगा, ये सब अंडर अंडर सेक्शन के इट्स रीडेबल। एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, अब एक बार जब आपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया तो उसकी फिर एग्जामिनेशन होती है कि आपने जो चीज कहा है क्या वो सही है या नहीं। अगर उसमें कुछ भी दिक्कत पाई जाती है तो फिर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज द ग्रांट ऑफ पेटेंट। ग्रांट ऑफ पेटेंट में क्या है कि अगर सारी चीजें सही पाई जाती हैं तो उसको पेटेंट ग्रांट हो जाएगा। कितने टर्म्स के लिए? 20 साल के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जब भी उसने अप्लाई किया है वहां से लेके 20 साल तक उसको पेटेंट मिल जाएगा। मतलब एक एक्सक्लूसिव राइट मिल जाएगी कि उस उतने टाइम पीरियड में सिर्फ आप उस चीज को बना सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। हर एक चीज का होता है कि मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, हर एक टाइप होता है। उस जिस जो भी टाइप है उसके बेसिस पे आपको पेटेंट ग्रांट हो जाएगा। व्हाट इज पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट? गिव इट्स टाइप। इन्फ्रिंजमेंट का क्या मतलब होता है? वायलेशन। कि आपने, जैसे किसी को पेटेंट ग्रांट हुआ, मैंने कोई इन्वेंशन बनाया, उसके लिए मुझे पेटेंट मिल गया, लेकिन अब मेरा जो प्रोडक्ट है वो कोई और भी बना रहा है बिना मेरी परमिशन के, तो वो क्या हुआ? पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट हुआ। तो उस केस में क्या है? वही है सेलिंग, ऑफरिंग और सेलिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पेटेंटेड प्रोडक्ट। टाइप्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है? इट occurs when the product is substantially close to any patented product or in case where the marketing or commercial use of the invention is carried out without the permission of the owner। मतलब डायरेक्टली आप उसको वॉयलेट कर रहे हैं कि मेरी परमिशन के बगैर आप मेरे प्रोडक्ट को बना रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं या कुछ भी। और इनडायरेक्ट क्या है? इट occurs when some amount of deceit or accidental infringement happens without any intention of infringement। मतलब कि मेरे पास कोई एक प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिव राइट है, दूसरे पार्टी ने भी, उसका इंटेंशन नहीं था कि वो वायलेशन करे, बट वो उसके प्रोडक्ट ऐसे एक्सीडेंटली वो वायलेशन हो जाते हैं कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या सेल कर रहा है किसी भी तरह से, वो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट आ रहा है, बट उसका इंटेंशन नहीं था कि वो वायलेट करे, तो वो आता है आपका इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट में। नेक्स्ट इज व्हाट आर इन्फ्रिंजिंग एंड नॉन इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटीज। The Patents Act of 1970 does not exactly list down activities which would be considering infringing। मतलब ये बता रहा है कि कौन कौन सी एक्टिविटी आपकी इन्फ्रिंजिंग यानी कि वॉयलेशन के लिए मानी जाएगी और कौन सी एक्टिविटीज नॉन वॉयलेशन के लिए मानी जाएगी। सो अगेन दिस इज अ बिट ऑफ सेल्फ रीड। इन्फ्रिंजिंग राइट्स क्या है और नॉन इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटीज, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपका पेटेंट है, ग्रांटेड है, बट अगर वो गवर्नमेंट यूज करे एग्जेम्पशन, उसको वो नॉन इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटी में आएगा अगर गवर्नमेंट यूज है, या फिर किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, किसी मेडिसिनल ड्रग के सप्लाई के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि हमने देखा था आपके कोरोना वैक्सीन के लिए। पेटेंटेड इन्वेंशन यूज्ड ऑन फॉरेन वेसल्स एंड बोलर कंजम्पशंस एंड पैरेलल इंपोर्ट्स। मतलब वोलर एग्जेम्पशंस, मतलब ये वही चीज है कि आपको अगर किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट यूज या इस तरह की चीजें के लिए अगर आपका पेटेंट यूज हो रहा है तो वो इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटीज में नहीं आती, मतलब उसका कोई ऐसा वॉयलेशन नहीं हो रहा है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉपीराइट? हु इज द ओनर ऑफ अ कॉपीराइटेड वर्क? इसके बारे में मैंने अभी बताया। कॉपीराइट एक टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है that gives the owner the exclusive right to make copies of a creative work, usually from for a limited time. Now, who is the owner of the copyrighted work? कॉपीराइटेड वर्क का ओनर वही होगा जो जिसने वो वर्क बनाया है, जिसने वो काम किया है। फॉर एन ऑर्डिनरी लिटरेरी म्यूजिक वर्क, जिसने भी वो लिखा है, जिस जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई म्यूजिक है,
किसी भी तरह का कोई फोटोग्राफ है, किसी ने खींचा है, तो फोटोग्राफ तक पे भी आपका एक कॉपीराइट होता है कि इस फोटोग्राफ पे किस फोटोग्राफर ने खींचा है, वो उसका कॉपीराइट हो जाएगा। आप कहीं पर भी उनके परमिशन के बगैर आप यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करते हैं तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आप लोग कई बार सुने होंगे, जैसे ये यूट्यूब ही है, तो यूट्यूब पे ही आप लोग देखते होंगे, अगर कोई कहीं से आप चुरा करके कोई दूसरा का कंटेंट आप अपने वीडियोस में डाल रहे हैं, तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए एक ऑप्शन आ जाता है, सॉरी क्लेम आ जाता है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का एक क्लेम आ जाता है, और जिसकी वजह से या तो यूट्यूब ही आपके वीडियोस को डिलीट कर सकता है, या फिर आपसे कह सकता है कि आप उसे डिलीट किए। तो बेसिकली वही है कि आप किसी दूसरे का काम यूज कर रहे हैं अपना काम बता करके, तो वो इन्फ्रिंजमेंट हुई। सो ये तो आप डेली वर्क में देख रहे होंगे, एम्प्लॉय एंड कॉन्ट्रैक्टर वर्क। अब इसमें क्या है, सम ऑफ द एलिजिबल ओनर्स some of the eligible owners of copyrighted work are as follows. एम्प्लॉय एंड कॉन्ट्रैक्टर वर्क, इसमें क्या है कि मान लीजिए कि हम किसी के अंडर, मैं किसी के अंडर, ठीक है, काम कर रही हूँ। एक है एम्प्लॉय, ठीक है, और एक है ओनर। मैं इसके अंडर काम कर रही हूँ, इन्होंने मुझे कोई काम दिया, जो हमारे बॉस हैं, बॉस ने अपने एम्प्लॉय को काम दिया कि ये काम मुझे करके दो। तो अब उस काम को करते टाइम मेरा कुछ एक मतलब क्रिएशन, मैंने कुछ नया बना करके दिया, ठीक है। अब ये दिक्कत है कि भाई नया तो मैंने बनाया है, नया तो एम्प्लॉय ने बनाया, लेकिन किसके अंडर वो है, ओनर के अंडर है। तो अब वो कॉपीराइट किसको जाएगी, उस काम की कॉपीराइट किसको जाएगी। So if a person in the course of his or her employment under a contract of service or apprenticeship creates any work, his or her employee becomes the first owner of the copyright in the work. अगर हम कॉपीराइट, अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हूँ, तो मेरा जो मेरा काम है, मैंने कुछ क्रिएशन किया है, बट मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हूँ किससे, ओनर से, जो मेरे बॉस हैं। तो मेरे जो काम है वो किसके अंडर हो जाएगा, उस बॉस के अंडर हो जाएगा, उस बॉस के नाम पे हो जाएगा कि ये क्रिएशन उसका है, जबकि वो मेरा है, बट मैं कॉन्ट्रैक्ट से बंधी हूं। तो मेरा काम को वो बॉस अपना काम बताएगा, विच इज लीगल। In case of contract work, the first owner of the copyright is the independent contractor. To own the copyright, the hiring party would have to obtain an assignment in writing from the independent contractor. Okay. Then, joint and collective ownership. Work of joint authorship is established only when the work is produced by the collaboration of two or more authors. मतलब कि दो लोगों ने मान लीजिए मिलकर के एक बुक लिखी है, तो अब उसका कॉपीराइट किसको मिलेगा, तो वो उन दोनों को ही एक जॉइंट अथॉरिटीशिप मिलेगी, ऑथरशिप। ट्रांसफर ऑफ राइट्स, copyright and neighboring rights can generally be transferred by assignment, by testamentary disposition or by inheritance। मतलब कि मेरे पास किसी चीज की कॉपीराइट राइट्स थी और मैंने वो किसी और को ट्रांसफर कर दी, तो एंड द लास्ट इज लाइसेंसिंग, कि जिस चीज का आपके पास कॉपीराइट है आप उसकी लाइसेंसिंग करा सकते हैं। व्हाट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, व्हाट अमाउंट्स टू कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अभी देखा, copyright is a negative right that lets the owner enjoy exclusive right over his or work without any hindrance from others। बिना किसी हिंड्रेंस के बाकियों के जो ओनर है उसको एक्सक्लूसिव राइट देता है। इफ द वर्क इज यूज्ड या exploited by any person other than the owner without his or her author- authorization, it constitutes an infringement of copyright in the work। Copyright infringement can be primary or secondary। In case of primary infringement, the infringer copies the original work without the owner's authorization, whereas secondary infringement covers unauthorized dealings such as selling or infringing copies of the work, etc। प्राइमरी में क्या होता है कि आपके ओरिजिनल काम को बिना अ, आपकी अथॉरिटी के यूज किया जा रहा है। सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट में हो रहा है कि आपकी काम को
अगेन बिना आपकी अथॉरिटी के उसकी साथ डीलिंग्स की जा रही है या फिर उसकी खरीद या फिर सेलिंग की जा रही है। अब ये कॉपीराइट एक्ट आता है 1957 का। कॉपीराइट इज अ वर्क इन अ वर्क शैल बी डीम्ड टू बी इन्फ्रिंज्ड व्हेन, मतलब उसका वॉयलेशन माना जाएगा कब, जब अनऑथराइज्ड यूज हो ऑफ द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ द ओनर, मतलब कि कोई अनऑथराइज्ड यूज हो, परमिटिंग अ प्लेस फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ द वर्क टू पब्लिक फॉर अ प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए हम, मतलब पैसों के लिए या फिर किसी भी और प्रॉफिट के लिए हम आपके काम को पब्लिक डोमेन में उसको कम्युनिकेट कर रहा है। नेक्स्ट, मेक और लेट फॉर सेल और हायर कॉपीराइटेड वर्क विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ द ओनर, अगर हम उसकी सेल कर रहे हैं या हायर कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपीज फॉर ट्रेड एंड पर्सनल गेन्स, उसके एग्जीबिशन लगाना या फिर डिस्ट्रीब्यूशन देना, वो सब इन्फ्रिंजिंग है। इंपोर्टिंग ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपीज इनटू इंडिया, मतलब कि जो भी वॉयलेशन ऐसी कॉपीज है अगर हम उसकी इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी आपके कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गया तो उसकी रेमेडीज क्या क्या है। सिविल रेमेडीज, द Copyright Act 1957 states that in case of infringement, the owner of copyright shall be entitled to all such remedies in way of injunction, damages and accounts. Injunction का मतलब होता है कि किसी कोई भी by authority of order, right? राइट, इंजंक्शन का मतलब है कि किसी अथॉरिटी के द्वारा वार्निंग देना, तो वो आते हैं आपकी सिविल रेमेडीज में। Depending upon the facts and circumstances of each case, following orders are commonly passed by the Indian courts in case of infringement of copyrights. पहला क्या है, interlocutory injunction, that is a temporary injunction against infringement of copyright till final disposal of the suit। मतलब कि एक वार्निंग दी जाती है, टेम्पररी वार्निंग दी जाती है तब तक, अगर किसी कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के लिए, जब तक कि जो फाइनल कोई निर्णय नहीं आ जाता। नेक्स्ट, एंटन पिलर ऑर्डर, ये क्या है, ऑर्डर परमिटिंग द कॉपीराइट ओनर अलॉन्ग विद द लोकल कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू सर्च द प्रेमाइसेस, मतलब जिसके पास कॉपीराइट्स थी उसको कोर्ट द्वारा, वो अलॉन्ग विद द लोकल कमिश्नर के साथ, एक लोकल कमिश्नर के साथ अपने प्रोडक्ट की, आपकी जो प्रेमाइसेस है उसको सर्च कर सकता है और अपने जो उसके गुड्स हैं जो इन्फ्रिंज हो रहे हैं उसको सीज कर सकता है। नेक्स्ट, जॉन डोई ऑर्डर, that is seize and desist orders passed by the court against unknown infringers। यहाँ पर हमें मालूम नहीं है कि कौन किसने इन्फ्रिंजमेंट की है, इसीलिए लिखा है कि अननोन है। तो जब तक वो अननोन रहते हैं तब तक उनको जॉइंट डो से रेफर किया जाता है, टिल द आइडेंटिटी बिकम्स नोन। तो जब तक हमें मालूम नहीं है कि किसने इन्फ्रिंज ही किया है तब तक हम उसको जॉन डो के नाम से रेफर करते हैं। एंड द लास्ट इज क्रिमिनल रेमेडीज, वो था सिविल रेमेडीज के लिए। क्रिमिनल रेमेडीज के लिए अगर आपका कुछ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है तो पनिशमेंट क्या है, मिनिमम 6 साल की जेल या फिर 3 साल, जो 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, या फिर मिनिमम 50,000 का फाइन विच इज कैन बी एक्सटेंडेड टू 2 lakhs। और बाकी ये सब की एक वारंट होगा और मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस किया जाएगा। सो बेसिकली गिरफ्तारी हो जाती है आपकी कि अगर आपने किसी क्रिमिनल क्रिमिनल रेमेडीज के, मतलब क्रिमिनल के अंदर, क्रिमिनल केस के अंदर आपने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की। ओके, so that was all about the intellectual property, patents and copyrights. Next video will start unit 4 part 2. So we'll meet in the next video. Thank you.